यूनिक कांस्टेंट, नॉट नल कांस्टेंट और प्राइमरी की कांस्टेंट, तीन तरह के कांस्टेंट को देखा था। तीनों को हम लोग एग्जिस्टिंग टेबल पर ऑल्टर कमांड से ऐड कर सकते हैं, किसी भी टेबल से ड्रॉप भी कर सकते हैं, या जिस समय टेबल बनाई जा रही है उस समय आप कोई कांस्टेंट लगाना चाहते हैं तो उस समय भी अपना आप लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए हमारी जो टेबल चल रही है स्टूडेंट वाली, इस टेबल पर हम चाहते हैं कि हमारा जो मार्क्स है वो 0 से 100 के बीच में आना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए और 100 से ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए। सेम मैनर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपका रोल नंबर भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना। तो पहले एक पे लगा लेते हैं, दूसरे पे लगा लेंगे। तो फिलहाल हम मार्क्स पर यह कंडीशन एक्सपोज करना चाहते हैं कि मार्क्स 0 से 100 की रेंज में हो। तो अब ये कैसे करें? जो अभी तक हमने तीन कांस्टेंट पढ़े हैं, क्या इनसे ऐसा कर पाना पॉसिबल होगा? तीन कांस्टेंट आपने एक यूनिक वाला पढ़ा है, एक नॉट नल वाला पढ़ा है और एक प्राइमरी की पढ़ा है। तो ये तीनों कांस्टेंट यूनिकनेस पर फोकस करते हैं या मिसिंग वैल्यू पर फोकस करते हैं। ये तीनों में से कोई भी कांस्टेंट किसी वैल्यू की रेंज को कंट्रोल नहीं कर सकता कि किस रेंज में आपकी वैल्यू कॉलम में होनी चाहिए, उसके बाहर की रेंज हो तो एरर आ जाए। ठीक है। तो अगर आप अपनी कस्टम वैल्यू के साथ किसी कॉलम पर काम करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए एक कांस्ट्रेंट होता है, इसका नाम है चेक कांस्ट्रेंट। चेक कांस्ट्रेंट का पर्पस है किसी भी कॉलम में क्या वैल्यू पॉसिबल हैं आप उनके लिए डिफाइन कर सकते हैं। और जब कभी कोई इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड चलेगी तो चेक कांस्टेंट पहले चेक करेगा कि जो नई वैल्यू आप ला रहे हैं या जो वैल्यू आप अपडेट कर रहे हैं वो उन्हीं में से है जो चेक कांस्टेंट आपका कहना चाह रहा है। तो अब मैं मार्क्स कॉलम पर चेक कांस्टेंट को ऐड करने जा रहा हूं। तो अब टेबल ऑलरेडी बन चुकी है। तो अगर टेबल ऑलरेडी बन चुकी है और मुझे कांस्टेंट लगाना होगा तो फिर कौन सी कमांड से लग सकता होगा? ऑल्टर से। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट का नेम होता है। तो जैसे यूनिक की कांस्टेंट का सिंटैक्स था, बिल्कुल सेम सिंटैक्स चेक कांस्टेंट का होता है ना। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है। तो मान लो इसका नाम कर दिया मैंने मार्क्स रेंज। इस नाम से एक कांस्टेंट बना दिया, आप किसी भी नाम से बना दो, मार्क्स रेंज कांस्टेंट बना दिया। अब ये कांस्टेंट का नाम है। तो अब आप बताओ एक्चुअल कांस्टेंट किस टाइप का लगाना चाहते हो? चेक। तो अब लिखोगे यहां पर चेक। ये कांस्टेंट का टाइप हो गया। ठीक है। तो अब चेक कांस्टेंट के बाद पैरेंथेसिस में आप क्या बताते हो? उस कॉलम की वैल्यूज। तो मैं लिखूंगा मार्क्स बिटवीन
मार्क्स किस किस के बिटवीन होने चाहिए? 0 to 100, 0 and 100, टू नहीं लगाना है, एंड होता है। तो ये कमांड क्या करेगी? चेक कांस्ट्रेंट को ऐड कर देगी, और चेक कांस्ट्रेंट इस कॉलम पर इस कंडीशन के लिए बनाया जा रहा है, ये कांस्टेंट का नाम हो गया, और स्टूडेंट टेबल पर ये कांस्टेंट हमारा लगाया जा रहा है। अब अगर एक रिकॉर्ड में इंसर्ट करूं और उस रिकॉर्ड में मार्क्स की वैल्यू मैं नेगेटिव कर दूं, तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 0 से छोटा हो गया। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी हो गई वैल्यू हमारी। करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम वैल्यूज, कोर्स, फुल स्टैक कर दिया। रोल नंबर मान लो 201 कर दिया। नेम मान लो अजय कर दिया, और मार्क्स -5 कर दिया। तो अब -5 मार्क्स का जो चेक कांस्टेंट है, ये इसको वायलेट करेगा, ब्रेक करेगा। तो ये एरर आ जाएगी, बोलेगा ये रिकॉर्ड हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते। कह रहा है चेक कांस्टेंट जिसका नाम ये है इज वायलेटेड। वायलेटेड का मतलब हो गया रूल तोड़ना। ठीक है। अब ये आप इंसर्ट करके देखिए, अगर 100 से ज्यादा इंसर्ट करेंगे तो भी नहीं होगा, 100.1 करेंगे तो भी नहीं होगा। तो इस तरह से चेक कांस्टेंट हमारे लिए हमारी डिफाइन की गई वैल्यूज के लिए रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे एक चेक कांस्टेंट लगाकर दिखाइए रोल नंबर पे, जिसमें सिर्फ आपको यह बताना है कि रोल नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम की कोई रेंज नहीं है, रोल नंबर बड़ा कितना भी हो सकता है, लेकिन रोल नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, अभी देखो, अभी अगर मैं सबको सही कर दूं और रोल नंबर की वैल्यू मैं यहां पर कर दूं -101, तो ये इंटर हो जाएगी, क्योंकि ये इंटीजर है। इस पर प्राइमरी की लगी हुई है, तो प्राइमरी की यूनिक और मिसिंग को कंट्रोल करती है, नेगेटिव का उससे कोई मतलब नहीं है। इंसर्ट हो गया। ये तो सब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब क्या करो, अब आप इस पर ऑल्टर कमांड से रोल नंबर पे चेक कांस्टेंट लगाओ। अब क्या आपको लगता है कि अगर मैं ऑल्टर कमांड से इस रोल नंबर पे चेक कांस्टेंट लगाऊं, किस बात का, कि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो क्या वो लग पाएगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी आपके रोल नंबर कॉलम में क्या आ गई है? नेगेटिव वैल्यू आ गई है। पहले से हटाओ। तो मैं ट्राई करता हूं, है ना। तो मैंने यहां लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स एट कांस्टेंट, मान लो इसका नाम कर दिया रोल अंडरस्कोर सी, नाम से कर दिया। चेक, क्या चेक करना है? चेक करना है रोल नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई कि रोल नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता। अब देखो ये सही है, ये भी सही है, ये नाम चलो जो भी दिया आपने। प्रॉब्लम है इसकी, ऑलरेडी ये रूल ब्रेक हो रहा है। देखते हैं क्या कहता है। या हो सकता आने वाले के लिए काम करे, एग्जिस्टिंग जो हो गया सो हो गया। नहीं, कह रहा है चेक कांस्टेंट इज वायलेटेड। जो आप लगा रहे हैं
ऑलरेडी ये रूल तोड़ चुके हैं आप। तो अब आप ये इस पर कांस्टेंट रोल नंबर पे लगा ही नहीं सकते। अब आप मुझे करके दिखाओ। पहले क्या करो, उस रो को डिलीट करो टेबल में से जहां पर नेगेटिव वैल्यू पड़ी हुई है, और फिर इस कमांड का यूज करके चेक कांस्टेंट लगा कर दिखाओ, लग जाएगा। उसके बाद फिर इंसर्ट करना नेगेटिव वैल्यू फिर से। अब एरर आएगी कि भाई हमारा नेगेटिव वैल्यू लाउड नहीं है। करो, पहले डिलीट करो इस रिकॉर्ड को जो मैंने इंसर्ट किया है अभी। फिर कांस्टेंट ऐड करो। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ। हाँ तो वो पॉइंट ये समझाया मैंने कि रोल नंबर कॉलम में एक नेगेटिव वैल्यू पहले पड़ी हुई है। अब मैं रोल नंबर पे कांस्टेंट लगाना चाहता हूँ कि रोल नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने लगाया ऑल्टर कमांड से, तो एरर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ऑलरेडी उसमें वो रूल ब्रेक हो चुका है, इसलिए नहीं लगेगा। तो अब पहले क्या करना है, मैंने फिर कहा कि इस रिकॉर्ड को डिलीट करो पहले नेगेटिव वाले को, फिर लगा के दिखाओ, फिर लग जाएगा। हुआ किसी का? साउंड प्रॉब्लम है यार। हुआ किसी का? चेक करो। पहले डिलीट करा होगा, उसके बाद फिर ऑल्टर चलाया होगा, चल गया होगा। हम्म। ठीक है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स एड कंस्ट्रेंट मार्क्स रेंज मार्क्स बिटवीन 0 to 100, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक मार्क्स 101 हो चुका है ना इंसर्ट। पहले इसको डिलीट करो, इस वाले मार्क्स को 101 वाले रो को पूरा डिलीट करो, उसके बाद फिर चलाना, चल फिर चलेगा। देखो, तो पहले क्या करना है, इसको डिलीट करना होगा मुझे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू -101। अब ये डिलीट हो गई हमारी इस कमांड से। अब हम इस कमांड का यूज करके रोल नंबर पर कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। अब इंसर्ट करो फिर से कोई रिकॉर्ड जिसमें रोल नंबर नेगेटिव हो, तब इंसर्ट आपका नहीं होगा। देखो अब नेगेटिव वाला इंसर्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप, अगर कोई कॉलम जेंडर है तो जेंडर कॉलम पर मेल फीमेल
की लिमिट लगा सकते हो कि इसमें या तो दो ही वैल्यू आए, तो जेंडर आए, मेल आए या फीमेल आए। इस तरह से आप कई सारे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। तो अभी जो भी कांस्टेंट मैंने लगाया है, ये कांस्टेंट हम ऑल्टर कमांड से लगाना सीख गए। अब सर अगर मान लो मैं टेबल बना ही रहा होता अभी, और उसी समय मुझे याद रहता कि मुझे कांस्टेंट लगाना है, तो फिर उसका सिंटैक्स क्या होता, वो देखते हैं। तो मान लीजिए आप अभी टेबल बना ही रहे हो, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मान लो कस्टमर दे दिया, और इसके अंदर एक कॉलम बना दिया कस्टमर नेम, बैर कैर टाइप का मान लो कर दिया, कॉमा, सेकंड कॉलम बना दिया कस्टमर जेंडर, ये भी बैर कैर डाल दिया, मान लो एक और डाल दिया कोई कस्टमर आईडी, ये इंटीजर कर दिया। हमने कहा बस अब तीन ही कॉलम बनाने हैं। अब अब हम चाहते हैं कि जो जेंडर कॉलम है, इस जेंडर कॉलम पर चेक कांस्टेंट लगा दो कि या तो मेल आएगा या फीमेल आएगा, कोई और वैल्यू अगर इंसर्ट करोगे तो एरर आ जाए। दो ही तरह के आप जेंडर इंसर्ट कर सकते हो। तो अब जब सारे कॉलम की डेफिनेशन आ जाती है, उसके बाद लास्ट में कॉमा लगा कर लिखते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, मान लो इसका नाम कर दिया जेंडर अंडरस्कोर चेक, इस नाम से कांस्टेंट बना दिया। उसके बाद कांस्टेंट का टाइप, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे क्या चाहते हो, किस कॉलम पर चाहते हो। हमने कहा हम चाहते हैं जेंडर कॉलम पर। जेंडर क्या क्या होना चाहिए, जेंडर मस्ट बी इक्वल टू मेल और फीमेल। अब फीमेल लिखोगे तो जेंडर दोबारा लिखना पड़ेगा, तो आप एक ही साथ लिखना चाहते हो तो आप इन लगा सकते हो, वेयर जेंडर इन, फिर ब्रैकेट लगाओगे मेल कॉमा फीमेल। और जो इससे पहले मैं लिख रहा था, अगर मैं उसी को लिखता तो ऐसे लिखता, फिर इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, जेंडर इज इक्वल टू मेल और जेंडर इज इक्वल टू फीमेल है। कॉलम का नाम, हाँ, कॉलम का नाम मैंने गलत लिख दिया है। कॉलम का नाम यहां पर आएगा जो ये नाम है, कस्टमर अंडरस्कोर जेंडर, तो यहां पर आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा।
तो ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसकी जगह पर शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया। अब मान लो किसी ने एंटर कर दिया होता तो एरर आ जाती, तो अब आपको शुरू से लिखना पड़ेगा, है ना। कस्टमर अंडरस्कोर जेंडर, देखो अभी भी एरर आई है। अब कहां पर एरर देखो जरा। क्रिएट टेबल कस्टमर, कस्टमर नेम वेरकेर कॉमा, कस्टमर जेंडर वेरकेर, कस्टमर आईडी इंटीजर कॉमा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट का टाइप है, क्या चीज, रेंज, कस्टमर जेंडर इन, वेरकेर, लिखा तो सही सही है। अब कौन सा कॉलम गलत लिख दिया। ये तो सही कर दिया ना मैंने। हम्म। ब्रैकेट कम ज्यादा रह गया, ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया इस वाले का। इस वाले का ब्रैकेट हो गया ये वाला, और इस वाले का तो रह ही गया, तो एक लगाना और रह गया। ठीक है। तो अब क्रिएट टेबल दिस दिस, और लास्ट में एक और। तो रियल टाइम पर हमारी कमांड एक एक पेज की हो जाती है, तो बहुत फोकस्ड हमें रहना चाहिए, अदरवाइज हो सकता था इसी को ढूंढने में अभी हमारे 10 मिनट और लग जाते। अब इस टेबल में अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, इंसर्ट इनटू कस्टमर, जो स्पेलिंग आपने लिख दी है वही लिखना, चाहे सही है चाहे गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। टेबल का नाम ध्यान रखना। उसके बाद कस्टमर नेम, मान लो सोनू, कस्टमर का जेंडर मेल, कस्टमर आईडी मान लो 1, एक और, मान लो सोनिया, फीमेल और 2। अब कहाँ गलत कर दिया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद वैल्यूज। अब इसमें एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं। कस्टमर नेम मान लो डाल दिया मैंने कुछ भी, जेंडर कुछ भी, और कस्टमर आईडी मान लो 3 कर दिया यार। ये वाला कांस्टेंट ब्रेक हो गया। यहाँ पर आप या तो मेल लिखो या फीमेल लिखो, उसके अलावा कुछ भी लिख दिया तो एरर आएगी अब।
तो चेक कंस्ट्रेंट इस तरह के पर्पस के लिए हमारा यूजफुल होता है। I think we have already covered the command to rename column and to rename table. मैं क्विकली बता देता हूं, आपने क्वेश्चन पूछा है तो। So if you want to rename table, then you have to write alter table, your table name, let us suppose customer, then rename to new name, new name that you want to provide to this table. Let us suppose cust. So this command will rename this table name to this one. एंटर करेंगे। अब आपका इस नाम से चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी। Now if you want to rename any column like cust underscore name, so we can write command alter table, table name, customer, then rename column. We have to use rename then column keyword. After column keyword, we need to write the name of column. Name of column is customer underscore name. To new name that you want to provide. Let us suppose C underscore name. So this command will change this column name cust underscore name to C underscore name. Now customer table doesn't exist because I have changed the name of this customer table. You need to write CUST. Fine. So let's come to the check constraint. तो चेक कांस्टेंट जो हम पढ़ रहे थे, वापस आ जाते हैं उस पर और इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करते हैं। आई थिंक हम क्या चीज मिस कर रहे हैं अभी। कांस्टेंट का पैटर्न जो था हमारा, यूजिंग ऑल्टर, यूजिंग क्रिएट, देन वन मोर ऑपरेशन दैट वी विल परफॉर्म ऑन कांस्टेंट, दैट मींस हाउ टू ड्रॉप ए कांस्टेंट। तो अब उसकी कमांड वही होगी जैसे किसी भी कांस्टेंट को ड्रॉप करने की होती है, दैट मींस ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम, क्या नाम दिया था मैंने कांस्टेंट का, रोल नंबर वाले पर, रोल नंबर वाला हटा देता हूँ, रोल अंडरस्कोर सी। तो किसी भी टेबल का कोई सा हटा दो, ये तो मैं सीखना है बस। रोल अंडरस्कोर सी। तो फॉर्मेट इज क्वाइट सिंपल, है ना। आपको तीन चीजें फोकस करनी है। फर्स्ट इज हाउ टू अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑन एग्जिस्टिंग टेबल यूजिंग ऑल्टर कमांड, हाउ यू कैन apply a constraint while creating a table, that is create command, and last one is if you want to drop a constraint from an existing table you should know। तो using alter command इस काम को कर सकते हैं। This is the code to add check constraint during the table creation।
दिस वन, और इससे ही पहले वाला। जस्ट इसके ऊपर वाला तो ये है। ये तो रीनेम का था। ये आज की क्लास का चैप्टर नहीं है। किसी ने पूछा था तो उनका आंसर दिया मैंने। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पहले ही। चलो अब नोट्स में आ जाते हैं अपने। चेक कांस्टेंट। इट इज यूज टू कंट्रोल कस्टम वैल्यूज टू बी इंसर्टेड और अपडेटेड। एग्जाम्पल, मेल और फीमेल फॉर जेंडर कॉलम। मार्क्स must be in the range of 0 to 100, etc. Create table, table name, column name, data type, dot dot dot, लास्ट में लिखेंगे अब constraint, constraint name, check, और यहाँ पर अपना रूल।
अगला है हमारा कंपोजिट की कांस्टेंट। कंपोजिट की कांस्टेंट ये कहता है कि अगर आप किसी भी रो को मल्टीपल कॉलम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप मेरा इस्तेमाल करिए। क्या मैंने बोला उसको समझेंगे दोबारा। मान लीजिए मेरे पास कोई टेबल है। इस टेबल में अगर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है और कुछ भी है, तो किसी भी रो को जब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो मैं शायद आईडी के बेस पे करूंगा। मैंने इसको प्राइमरी की बना रखा है। अगर मैं स्टूडेंट टेबल लूंगा तो रोल नंबर को मैंने बना रखा है। कस्टमर टेबल है तो कस्टमर आईडी को बना रखा है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सिंगल रो के बेस पर हम किसी रो को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, उसी को कोड बनाएंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लॉन्च करी गई, हाउसिंग स्कीम। तो गवर्नमेंट उन सारे लोगों का डेटा मेंटेन कर रही है जो उस स्कीम का एडवांटेज ले रहे हैं। तो स्कीम का नाम है, एप्लीकेंट किसने अप्लाई करा है उस स्कीम के लिए, और उसका आधार है। अब मान लीजिए कोई एक एप्लीकेंट आया जिसका आधार है 1234। नाम उसका सोनू रख लेते हैं, और वो हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करता है। तो उसकी एंट्री गवर्नमेंट की टेबल में हो जाती है। ठीक है। अब मान लीजिए एक और कस्टमर है जिसका आधार 1235 है, उसका नाम मोनू है। वो भी हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करता है, तो उसकी एंट्री भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली, फूड स्कीम, खाना पीना फ्री। तो अब ये आधार वाला पहला वाला फिर से आ गया कि मुझे इस स्कीम में भी अप्लाई करना है। कर दो, कोई बात नहीं, कर सकते हो। गवर्नमेंट के पॉलिसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब इस वाले कस्टमर ने क्या करा, इसको घर मिल गया कम पैसों में। गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी, कुछ पैसे दे दिए खरीदने के लिए। इसने दिमाग लगाया, इसने घर बेच दिया अपना। अब कह रहा दोबारा दे दो मुझे, दोबारा अप्लाई करने लगा। अब गवर्नमेंट का रूल है कि नहीं, एक पर्सन एक ही बार हमारी इस हाउस की स्कीम का फायदा ले सकता है या हमारी फूड स्कीम का फायदा ले सकता है, दोबारा नहीं ले सकता। तो अब अगर यही वाला एप्लीकेंट दोबारा फिर से अप्लाई करना चाहे, भले अपना नाम बदल दे, तो अब हम चाहते हैं ये एरर आ जाए। तो अब मुझे बताओ इस टेबल में कैसे आप प्राइमरी की, यूनिक की या चेक वगैरह कुछ भी जो पढ़ा है अब तक उसको मेंटेन करोगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या आप आधार को प्राइमरी की बनाने का प्लान कर रहे हो? अगर आप ऐसा करते हो तो आधार 1234 आ चुका है ना? क्या आधार 1234 दोबारा आ सकता है? हमने कहा आ सकता है। क्यों आ गया? क्योंकि स्कीम का नाम दूसरा है ना। सोचो अगर मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया होता तो फिर तो हमारा ये आधार दोबारा आ ही नहीं सकता कभी। तो यानी कि मैं चाहकर भी आधार को प्राइमरी की नहीं बना पा रहा हूं। तो स्कीम को बना दो, हमने कहा नहीं बना पाओगे। आधार 1234 वाला हाउसिंग स्कीम में आ गया। अब 1235 वाला अलग एप्लीकेंट है, ये भी आ सकता है।
अगर लेकिन आपने स्कीम को प्राइमरी की बना दिया तो हाउसिंग वैल्यू दोबारा नहीं आ सकती। तो यहां पे हमारे सामने चैलेंज ये आया कि किसी सिंगल कॉलम से किसी एक रो को पहचान पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इन दो कॉलम का यूज करके किसी एक रो को पहचानना चाहूं तो पहचान पाऊंगा कैसे? किसी भी रो में इस कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है एज वेल एज इस कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है, अगर वो दोबारा आ रही है तो एरर है, और अगर किसी एक में भी अलग है तो आ जाए। जैसे ये सही है क्योंकि यहां अलग है, ये सही है क्योंकि यहां अलग है, लेकिन ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहां पर दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। तो जब हम किसी भी रिकॉर्ड को एक से ज्यादा कॉलम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं तो उन कॉलम्स को हम क्या बनाते हैं? कंपोजिट की बनाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, कंपो, इतना शब्द आपने मेडिकल में सुना होगा। कंपोजिशन क्या है दवाई का? इसमें पैरासीटामोल भी है, इब्रूफिन भी है, ये भी है, वो भी है। तो कंपोजिशन शब्द का मतलब हमने शायद सुन रखा है एक से ज्यादा, तब कंपोजिशन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो अब अगर यहां पर मैं कंपोजिट की बनाना चाहता हूं तो इन दोनों कॉलम को कंपोजिट की बनाऊंगा। कैसे बना सकते हो देखते हैं। तो मान लो मैं टेबल यही बनाता हूं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मान लो गवर्नमेंट ही रख दिया, स्कीम नाम से एक कॉलम बना दिया, वेर कैर इसका डेटा टाइप कर दिया, एप्लीकेंट नाम से एक कॉलम बना दिया, वेर कैर इसका भी डेटा टाइप कर दिया। फिर एक और कॉलम बना दिया, आधार, और ये इंटीजर कर दिया। हमने कहा बस अब कंपोजिट की बना दो स्कीम और आधार को। तो इंटरेस्टिंगली कंपोजिट की बनाने के लिए कंपोजिट की जैसा कोई कीवर्ड नहीं है। प्राइमरी की कीवर्ड को ही यूज किया जाता है कंपोजिट की बनाने के लिए। कैसे? यहां लिखेंगे प्राइमरी की, उसके बाद इस प्राइमरी की में किन किन कॉलम्स को मिलाकर आप बनाना चाहते हैं कंपोजिट की, आप यहां पर अपना लिख सकते हैं। एक आपने डाल दिया स्कीम, कॉमा, दूसरा डाल दिया आपने आधार, उसके बाद टेबल का पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। तो ये सिंटैक्स क्या करेगा? कंपोजिट की बना देगा। तो कंपोजिट की अलग से कोई कीवर्ड नहीं है। जब प्राइमरी की को मल्टीपल कॉलम पर एक साथ लगाते हैं तो यही सिंटैक्स हमारा कंपोजिट की का बन जाता है। अब अगर मैं इसमें इंसर्ट करूं, इंसर्ट इनटू गवर्नमेंट वैल्यूज, स्कीम का नाम मान लो हाउसिंग, एप्लीकेंट का नाम मान लो ए, आधार मान लो बंद कर दिया, छोटा छोटा कर दिया, एक और हाउसिंग स्कीम में एप्लीकेंट है जिसका नाम है बी, आधार है उसका टू, एक और फूड स्कीम में वही बंदा आ रहा है फिर से। तो ये तीन रिकॉर्ड मैंने यहां पर इंसर्ट कर दिया। अब देखो इस कॉलम में भी डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हुई है और इस कॉलम में भी डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हुई है। तो वो कॉलम्स जो कंपोजिट की बनाते हैं इंडिविजुअली डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं, कलेक्टिवली कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकता। एक साथ दोनों कॉलम में सेम वैल्यू नहीं आ सकती। अब मैं करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहां पर फिर से इंसर्ट करा, हाउसिंग स्कीम में बन वाला आ रहा है नाम बदल कर, तो मेरा नाम दूसरा है, लेकिन ये एरर आ जाएगी, डुप्लीकेट एंट्री।
किसके बेस पर? इस कॉम्बिनेशन पर। हाउसिंग स्कीम के अंदर और आधार वन ऑलरेडी आ चुका है। तो अब ये कॉम्बिनेशन इन दोनों कॉलम में दोबारा नहीं आ सकता। अब ये आपकी क्या बन जाएगी? एरर बन जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं कंपोजिट की बनाने के लिए। अब कंपोजिट की बनाने के जो तीनों सिंटैक्स हैं वो वही हैं जो प्राइमरी की बनाने के होते थे। अलग से कोई कीवर्ड तो है नहीं इसमें। ठीक है। तो अब अगर आप इन दोनों को ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप प्राइमरी की पहला वाला, ड्रॉप प्राइमरी की दूसरा वाला। तो इस तरह से आप दोनों प्राइमरी के वो ड्रॉप कर देंगे, फिर दोनों के नॉट नल हटा देंगे, उसके बाद फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्टर कमांड के साथ ऐड करेंगे तो सेम भाई, जैसे हमारा ऑल्टर कमांड के साथ प्राइमरी की ऐड हुई थी, सेम मैनर में ऑल्टर कमांड के साथ हमारा कंपोजिट की को बनाया जा सकता है। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई हमने टेबल बनाई, उस बात को समझने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कर दिया सी के टेबल, कंपोजिट की टेबल। एक C1 कॉलम है मान लो इंटीजर टाइप का, एक C2 कॉलम है मान लो इंटीजर टाइप का, और एक C3 कॉलम मान लो इंटीजर टाइप का। ऐसे ही डमी कुछ बना दिया। अब टेबल बन गई। अब मुझे बाद में याद आया यार कंपोजिट की लगानी रह गई, तो अब तो ऑल्टर कमांड ही ऑप्शन है मेरे पास, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो लिखा मैंने यहाँ पर ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम सी के अंडरस्कोर टेबल, ऐड प्राइमरी की, और ब्रैकेट में मान लो C1 कॉमा C3। अब ये दोनों कंपोजिट की बनकर हमारे ऐड हो जाते हैं। अब अगर मैं डिस्क्राइब करूं सी के अंडरस्कोर टेबल, दोनों के आगे प्राइमरी लिख कर आ जाएगा। और सर अब मुझे इसे ड्रॉप करना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड की जगह क्या लगा देंगे? ड्रॉप। ड्रॉप जब करोगे तो इकट्ठी नहीं होंगे, अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये तो एक साथ भी नहीं हो रहे हैं और अलग अलग भी नहीं हो रहे हैं। ड्रॉप कैसे करेंगे इसके लिए? क्या? ठीक है, कोई नाम नहीं बताना है, जितने भी कॉलम पर होगी हर कॉलम से डिलीट हो जाए। अगर चलता है तो देखते हैं। तो जब प्राइमरी के हटाते थे तो कॉलम का नाम स्पेसिफाई नहीं करते थे, सेम कहानी यहाँ पर होगी। तो अब अगर मैं टेबल डेफिनेशन देखूंगा जाके, हट गया। अब दोनों से क्या करना पड़ेगा? मुझे नॉट नल और हटाना पड़ेगा। जैसा प्राइमरी की में तो बिल्कुल सेम मैनर में है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। कंपोजिट की it is used to identify a record on the basis of two or more columns.
एक और आता है डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट। डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट का पर्पस होता है किसी भी कॉलम की वैल्यू जब मिसिंग होती है तो डिफॉल्ट नल हो जाती है। वो नल की जगह अगर मैं कुछ और अपनी बताना चाहूँ तो आप बता सकते हो। जैसे किसी बैंक में मान लीजिए एक कॉलम हो सकता है अकाउंट टाइप, करंट, सेविंग, एफडी, आरडी। तो हम चाहते हैं कि जब अकाउंट का टाइप ना बताया जाए तो बाय डिफॉल्ट नल की जगह क्या कर दिया जाए, सेविंग कर दिया जाए। क्योंकि मोस्टली ऐसा होगा कि ज़्यादा बार दिन में अगर 10 अकाउंट खुले किसी बैंक में तो 10 में 8 या 9 सेविंग ही खुलेंगे। तो अगर किसी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू हम पहले से देना चाहते हैं तो ऐसे दे सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो। मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल। डिफॉल्ट टेबल करके नाम कर दिया। एक कॉलम बनाया C1। अब यह अगर किसी का बैलेंस अकाउंट ओपन करते समय नहीं बताया गया तो मिसिंग की जगह क्या ज़्यादा सही रहेगा। अकाउंट खोलते समय बैंकिंग सिस्टम में अगर बैलेंस ना बताया जाए तो नल की जगह क्या ज़्यादा सही रहेगा, जीरो ज़्यादा सही रहेगा शायद। जीरो बैलेंस हो गया उसका जब नहीं बता रहे हो तो। ऐसे ही मान लो कोई C1 कॉलम है इंटीजर टाइप का। अब मैं चाहता हूं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो हो जाए, रादर देन नल हो जाए। तो जो डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट है ये बिना नाम का होता है, लाइक नॉट नल। तो डिफॉल्ट और नॉट नल का बिहेवियर सेम होगा। ठीक है। अब C2 कॉलम बनाया, मान लो वैरकर टाइप का। मैं चाहता हूं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मान लीजिए एसक्यूएल हो जाए, कुछ भी कर दो। वैरकर कॉलम है तो इसलिए कोट्स में लिखा है, न्यूमेरिक कॉलम था तो डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऐसा नहीं यही देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इस इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और सिर्फ एक कॉलम वैल्यू इंसर्ट करी C1 में। C1 में वैल्यू इंसर्ट कर दी, मान लो मैंने 111, दूसरे बताया ही नहीं। तो बताओ C2 में क्या इंसर्ट हो गया होगा फिर, एसक्यूएल। इस बार मैंने C2 में इंसर्ट करी, C1 में नहीं करी। तो क्या इंसर्ट हो गया होगा C1 में इस बार, जीरो। और मैंने इस बार दोनों में ही नहीं करी। अजीब सिंटैक्स है लेकिन सही है। अब सेलेक्ट कमांड से देखते हैं। पहली बार में C2 में नहीं बताई थी तो एसक्यूएल आ गई, इसमें जीरो आ गई, इस बार दोनों में डिफॉल्ट आ गई। तो नल की जगह पर अब हम जो डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं वो हमारी आ जा रही है। तो कई बार ये रिक्वायर्ड होता है कि आप अपनी मिसिंग वैल्यू को हटाकर ये वाली वैल्यू रख दो। यूजर अगर ना बताए तो, बताएगा तो जो बता रहा है वो रख देना, नहीं बता रहा है तो जो हम कह रहे हैं वो डिफॉल्ट कर दो।
कॉलम नेम के बाद डेटा टाइप आएगा, उसके बाद फिर आपका डिफॉल्ट, और यहाँ पर वैल्यू। अब ये अगर वैर कैर है तो कोट्स में लिखना है, अगर ये न्यूमेरिक है तो डायरेक्ट लिखना है। तो जैसे नॉट नल की कहानी थी, सेम कहानी है इसकी। कहाँ पर? अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप। कह सकते हो, बट उसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, बाकी रिजल्ट सेम ही आएगा। कर सकते हो आप, इंडिविजुअल कॉलम पर यूनिक नॉट नल, दूसरा कॉलम यूनिक नॉट नल, तब ये कलेक्टिवली आपका कंपोजिट ही बन गया, कह सकते हो। अब हमारा जो आखिरी कांस्टेंट है फॉरेन की, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आज अगर मैं शुरू कर भी दूंगा तो ख़त्म नहीं होगा, तो आज इतना ही रखते हैं। 2 दिन का गैप आ जाएगा फिर आपका, मंडे को मिलेंगे। मंडे को फॉरेन की कांस्टेंट कंप्लीट करेंगे।
अच्छा, इनका वाला पॉइंट भी सही है जो आपने कहा था। इनका वाला पॉइंट सही है कि जब आप यूनिक नॉट नल लगा रहे हो, दूसरे पे यूनिक नॉट नल लगा रहे हो, तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल कॉलम में अब यूनिक वैल्यू ही आएगी, डुप्लीकेट नहीं आ सकती, है ना। लेकिन कंपोजिट की जब बनाते हो तो उसमें इंडिविजुअल कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होती है। मतलब सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। आप करके देखना, शायद एरर आएगी। कंपोजिट की वाला इसी से हो पाएगा, क्योंकि वहां पर यूनिक अगर लगा दोगे तो फिर डुप्लीकेट अलाउड ही नहीं है अब, जबकि कंपोजिट की के इंडिविजुअल कॉलम में डुप्लीकेट अलाउड है। ठीक है, वो करके देखिएगा।